अब एक आदमी अपने शरीर के बाहर गया है या नहीं, वो सपना भी देख सकता है अपने शरीर के बाहर जाने का, जा भी सकता है, और उसके अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गवाह नहीं होगा। इसलिए धोखे में पड़ जाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि दुनिया जो शुरू होती है इस शरीर से, वो सब्जेक्टिव है। इसके पहले की दुनिया ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरे हाथ में रुपया है तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, 50 लोग देख सकते हैं। ये कॉमन रियलिटी है जिसमें हम सब सहभागी हो सकते हैं और जांच हो सकती है रुपया है या नहीं है। लेकिन मेरे विचारों की दुनिया में आप सहभागी नहीं हो सकते। मैं आपके विचारों की दुनिया में सहभागी नहीं हो सकता। वो निजी दुनिया शुरू हो गई। जहां से निजी दुनिया शुरू होती है वहां से खतरा शुरू होता है, क्योंकि किसी चीज की वैलिडिटी, किसी चीज की सच्चाई के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। इसलिए असली जो डिसेप्शन का जो जगत है वो चौथे शरीर से शुरू होता है। उसके पहले के सब डिसेप्शन पकड़े जा सकते हैं, उसके पहले के सब धोखे पकड़े जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चौथे शरीर में जो धोखा दे रहा है वो जरूरी रूप से जान कर दे रहा हो। बड़ा खतरा ये है, वो अनजाने दे सकता है, खुद को दे सकता है, दूसरों को दे सकता है, उसे कुछ पता ना हो, क्योंकि चीजें इतनी बारीक और निजी हो गई हैं कि उसके खुद के पास भी कोई कसौटी नहीं है कि वो जाकर जांच करे कि सच में जो हो रहा है वो हो रहा है कि वो कल्पना कर रहा है। तो ये जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमिनेशन हुई है। यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, विचेज कहकर, डाकिनी कहकर, क्योंकि उनके पास ये चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर के कारण, क्योंकि वे कुछ सीक्रेट्स जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वो जान सकते थे। आपके घर में कहाँ क्या रखा है ये उन्हें घर के बाहर से पता हो सकता था। तो सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है जहाँ की कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बारगी हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की कि चौथे शरीर पर खतरे हैं। खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल जरूरी थी कि वहां भी हम रास्ते खोज सकते थे जांचने के। और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बढ़ी है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। जैसे कुछ चीजों के रास्ते अभी खोजे गए हैं। कल ही मैं देख रहा था, अभी तक ये पक्का नहीं हो पाया था कि जानवर सपने देखते हैं, क्योंकि जब तक जानवर कहें ना तब तक कैसे पता चलेगा। हमारा भी पता इसलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपना देखा। क्योंकि जानवर नहीं कह सकता तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर वर्षों मेहनत की ये जांचने के लिए कि वे सपने देखते हैं या नहीं। अब सपना बहुत निजी है, चौथी बॉडी की बात है, बहुत निजी बात है, पर उसने जांच की जो व्यवस्था की है वो समझने जैसी है। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की पर्दे पर, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो गई, नीचे से बंदर को शॉक देने शुरू किए बिजली के, और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी है जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शॉक लगे तो वो बटन बंद कर दे, तो शॉक लगना बंद हो जाएगा। फिल्म शुरू हो और शॉक लगे और वो बटन बंद करे। ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर उस कुर्सी पर उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शॉक न लग जाए,
नींद से उसको घबराहट हुई क्योंकि वो सपना और पर्दे पर फिल्म एक ही चीज है उसके लिए। उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने पर ख्याल में आया कि उसको जब भी सपना चलता है तब वो बटन दबा देता है फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया के बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए हैं और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ है वो सच है या गलत, वो मिथ्या है या सही। जिस कुंडलिनी का तुमने चौथे शरीर पर अनुभव किया वो वास्तविक है या झूठ। सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियां भी हैं और ट्रू साइकिक स्थितियां भी हैं। यानी जब मैं कहता हूं कि वो मनस की ही बात है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि झूठ हो गई। मनस में भी झूठ हो सकती है और मनस में भी सही हो सकती है। तुमने एक सपना देखा रात। ये सपना एक सत्य है क्योंकि ये घटा, लेकिन सुबह उठकर तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो तुमने देखा ही नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा। तब ये झूठ है। एक आदमी सुबह उठकर कहता है कि मैं सपना देखता ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वह सपने नहीं देखते, वह सपने देखते हैं, क्योंकि सपने जांचने के अब बहुत उपाय हैं जिनसे पता चलता है कि वे रात भर सपने देखते हैं, लेकिन सुबह वे कहते हैं कि हमने सपने देखे ही नहीं। तो वे जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है असल में उनको स्मृति नहीं बचती सपने की। इससे उल्टा भी हो रहा है। जो सपना तुमने कभी देखा नहीं उसकी भी तुम सुबह कल्पना कर सकते हो कि तुमने देखा, वो झूठ होगा। सपना कहने से ही कुछ झूठ नहीं हो जाता। सपने के अपने यथार्थ हैं। झूठ सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी हो सकता है। मेरा मतलब समझे? सच्चे का मतलब यह है कि जो हुआ है सच में जो हुआ है, और ठीक ठीक सपने को तुम बता ही नहीं पाते। सुबह मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने को ठीक ठीक रिपोर्ट कर सके। इसलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकता था उसकी बड़ी कीमत हो जाती थी। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की, बड़ी कठिनाई तो ये है कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है और जब याद करते हो तब उल्टा होता है। फिल्म की तरह जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं नींद में तो जो घटता है पहले वो स्मृति में सबसे बाद में घटता है, क्योंकि वो सबसे पीछे दबी रह गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। ये ऐसे उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करे और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वो डगमगा जाए। इसलिए थोड़ी दूर ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। उसे याद रखना और उसको ठीक से रिपोर्ट कर देना बड़ी कला की बात है। इसलिए हम आम तौर से गलत रिपोर्ट करते हैं। जो हमें नहीं हुआ होता है वो रिपोर्ट करते हैं। उसमें बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है। ये जो चौथा शरीर है सपना इसकी ही घटना है। इस चौथे शरीर की और भी बड़ी संभावनाएं हैं। जितने भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वो इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना। और सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने की बहुत संभावना है और साधक के भटक जाने की बड़ी संभावना है। अगर वास्तव में भी तुम चले गए तब भी उसका अध्यात्म में कोई मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलिनी साइकिक है तो मेरा मतलब ये था कि वो इस चौथे शरीर की घटना है। वस्तुतः इसलिए फिजियोलॉजिस्ट तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडलिनी नहीं पाएगा।
तो तुम सारी दुनिया के सर्जन डॉक्टर कहेंगे कि कहाँ की फजूल की बातें कर रहे हो। कुंडलिनी जैसी कोई चीज इस शरीर में है ही नहीं। तुम्हारे चक्र इस शरीर में कहीं भी नहीं है। वो चौथे शरीर की व्यवस्था है। वो चौथा शरीर लेकिन सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यही शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसे कि हम 7 कागज रख लें और एक आलपिन 7 कागज में डाल दें और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो जाए, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहाँ छेद है उसमें कॉरस्पॉन्डेंट करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है। छेद तो नहीं है, इसलिए पहले कागज की जांच पर वो छेद नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कागज पर कॉरस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है जिसको अगर हाथ रखा जाए तो वो तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है, कुंडलिनी है, जो बात है वो इस शरीर की नहीं है। वो इस शरीर में सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग बिंदुओं की है, और इसलिए कोई शरीर शास्त्री इनकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वहां कोई कुंडलिनी नहीं मिलती, कोई चक्र नहीं मिलता, वो किसी और शरीर पर है। लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है। तो कुंडलिनी जो है वो चौथे शरीर की घटना है, इसलिए मैंने कहा कि साइकिक है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये साइकिक होना या मानसिक होना भी 2 तरह का हो सकता है, गलत और सही, तो मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी। गलत तब होगा जब तुमने कल्पना की, क्योंकि कल्पना भी चौथे शरीर की ही स्थिति है। जानवर कल्पना नहीं कर पाते, तो जानवर का अतीत थोड़ा बहुत होता है, भविष्य बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जानवर निश्चिंत हैं, क्योंकि चिंता सब भविष्य के बोझ से पैदा होती है। जानवर रोज अपने आसपास किसी को मरते देखते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं कर पाते कि मैं भी मरूंगा। इसलिए मृत्यु का कोई भय नहीं जानवर को। आदमी में बहुत आदमी हैं जिनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। उनको भी ख्याल आता है कोई और मरता है, मैं मरूंगा इसका ख्याल नहीं आता। उसका कारण सिर्फ ये है कि चौथे शरीर में कल्पना जितनी विस्तीर्ण होनी चाहिए दूर तक, वो नहीं हो रही। अब इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना भी सही होती है और मिथ्या होती है। सही का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी संभावना दूर तक देखने की है, जो अभी नहीं है उसको देखने की संभावना कल्पना की बात है। लेकिन जो होगा ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको भी मान लेना कि हो गया और है, वो मिथ्या कल्पना होगी। तो कल्पना का अगर ठीक उपयोग हो तो विज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। प्राथमिक रूप से हजारों साल से आदमी सोचता है कि आकाश में उड़ेंगे। जिस आदमी ने ये सोचा है आकाश में उड़ेंगे, बड़ा कल्पनाशील रहा होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने ये ना सोचा होता तो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। हजारों लोगों ने कल्पना की है और सोचा है कि हवाई जहाज में उड़ेंगे, इसकी संभावना को जाहिर किया है। फिर धीरे धीरे संभावना प्रकट होती चली गई, खोज हो गई और बात हो गई। फिर हम सोच रहे हैं हजारों वर्षों से कि चांद पर पहुंचेंगे। वो कल्पना थी, उस कल्पना को जगह मिल गई, लेकिन वो कल्पना ऑथेंटिक थी, यानी वो कल्पना मिथ्या के मार्ग पर नहीं थी। वो कल्पना भी उस सत्य के मार्ग पर थी जो कल आविष्कृत हो सकता है। तो वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, एक पागल भी कल्पना कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि पागलपन भी कल्पना है और विज्ञान भी कल्पना है, तो तुम ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज है। पागल भी कल्पना कर रहा है, लेकिन वो ऐसी कल्पना कर रहा है जिनका वस्तु जगत से कभी कोई तालमेल नहीं है, ना हो सकता है। वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसी कल्पना कर रहा है जो वस्तु जगत से तालमेल रखती है, और अगर कहीं तालमेल नहीं रखती है तो तालमेल होने की संभावना है पूरी की पूरी। तो इस चौथे शरीर की जो भी संभावनाएं हैं उनमें सदा डर है कि हम कहीं भी चूक जाएं और मिथ्या का जगत शुरू हो जाता है।
तो इसलिए इस चौथे शरीर में जाने के पहले सदा अच्छा है कि हम कोई अपेक्षाएं लेकर न जाएं, क्योंकि वो चौथा शरीर मनस शरीर है। जैसे कि मुझे अगर इस मकान से नीचे उतरना है वस्तुतः तो मुझे सीढ़ियां खोजनी पड़ेंगी, लिफ्ट खोजनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अगर विचार में उतरना है तो लिफ्ट और सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठकर उतर जाऊंगा। तो विचार और कल्पना में खतरा ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ विचार करना पड़ता है, कोई भी उतर सकता है। और अगर अपेक्षाएं लेकर कोई गया तो जो अपेक्षाएं लेकर जाता है उन्हीं में उतर जाएगा, क्योंकि मन कहेगा कि ठीक है कुंडलिनी जगानी है, ये जाग गई, और तुम कल्पना करने लगोगे कि जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है, और तुम्हारा मन कहेगा कि बिल्कुल ठीक जाग रही है, और बात खत्म हो गई। कुंडलिनी उपलब्ध हो गई, चक्र खुल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इसको जांचने की कोई कसौटी है, और वो कसौटी ये है कि प्रत्येक चक्र के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तन वस्तु जगत का हिस्सा है। जैसे कुंडलिनी जागे तो शराब नहीं पी जा सकती, असंभव है, क्योंकि वो जो मनस शरीर है वो सबसे पहले शराब से प्रभावित होता है, वो बहुत डेलिकेट है। इसलिए बड़े हैरानी की बात है, अगर स्त्री शराब पी ले और पुरुष शराब पी ले तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना स्त्री शराब पीकर खतरनाक हो जाती है। उसका मनस शरीर और भी ज्यादा डेलिकेट है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री को शराब पिलाई जाए तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना कि स्त्री। स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध होगी शराब पीकर जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी है जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके बस के बाहर हो जाती है। इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी है, पुरुषों की बजाय ज्यादा। इस मामले में उन्होंने समानता का दावा अब तक नहीं किया है, लेकिन अब वे कर रहे हैं। वो खतरनाक होगा। जिस दिन भी वे इस मामले में समानता का दावा करेंगी उस दिन पुरुष के नशे करने से जो नुकसान नहीं हुआ है वो स्त्री के नशे करने से होगा। ये जो चौथा शरीर है इसमें सच में ही कुंडलिनी जगी है, ये तुम्हारे कहने और अनुभव करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा। वो तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व है उससे तय हो जाएगा कि वो घटना घटी है या नहीं घटी है, क्योंकि उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि आचरण जो है वो कसौटी है, साधना नहीं है। भीतर कुछ घटा है उसकी कसौटी है, और प्रत्येक प्रयोग के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से घटना शुरू होंगी। जैसे चौथे शरीर की शक्ति के जगने के बाद किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है और उसमें रस है तो जानना चाहिए कि किसी मिथ्या कुंडलिनी के ख्याल में पड़ गए। वो संभव नहीं है। जैसे कुंडलिनी जागने के बाद हिंसा करने की वृत्ति सब तरफ से विदा हो जाएगी। हिंसा करना ही नहीं, हिंसा करने की वृत्ति, क्योंकि हिंसा करने की जो वृत्ति है, हिंसा करने का जो भाव है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो भावना और कामना है, वो तभी तक हो सकती है जब तक कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागी है। जिस दिन वो जागती है उसी दिन से तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ता कि उसको तुम नुकसान पहुंचा सको। उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब तुम्हें हिंसा रोकनी नहीं पड़ेगी, तुम हिंसा नहीं कर पाओगे। और अगर तब भी रोकनी पड़ रही हो तो जानना कि अभी वो जगी नहीं है। अगर तुम्हें अब भी संयम रखना पड़ता हो हिंसा पर तो समझना चाहिए कि अभी कुंडलिनी जगी नहीं है। अगर आंख खुल जाने पर भी तुम लकड़ी से टटोल कर चलते हो तो समझ लेना चाहिए कि आंख नहीं खुली। भला तुम कितना ही कहते हो कि आंख खुल गई है, क्योंकि तुम अभी लकड़ी नहीं छोड़ते और तुम टटोलना भी जारी रखे हो। टटोलना भी बंद नहीं करते तो साफ समझा जा सकता है कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारी आंख खुली है कि नहीं खुली, लेकिन तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारा टटोलना और डर कर तुम्हारा चलना
बताता है कि आंख अभी खुली नहीं है, तो चरित्र में आमूल परिवर्तन होगा और सारे नियम जो कहे गए हैं महाव्रत वह सहज हो जाएंगे। तो समझना कि सच में ही ऑथेंटिक है, साइकिक ही है लेकिन ऑथेंटिक है। और अब आगे जा सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिक से आगे जा सकते हो। अगर झूठी है तो आगे नहीं जा सकते। और चौथा शरीर मुकाम नहीं है, अभी और भी शरीर है। तो मैंने कहा कि चौथा शरीर कम लोगों का विकसित होता है, इसलिए दुनिया में मिरेकल हो रहे हैं। अगर चौथा शरीर हम सबका विकसित हो तो दुनिया में चमत्कार तत्काल बंद हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि 14 साल तक हमारा शरीर विकसित हो और हमारी बुद्धि विकसित ना हो पाए। तो एक आदमी जो हिसाब किताब लगा सकता हो, बुद्धि से गणित का हिसाब कर सकता हो, वो चमत्कार मालूम होगा। ऐसा था आज से 1000 साल पहले, जब कोई कह देता था कि फला दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो बड़ी चमत्कार की बात मानी जाती थी, वो परम ज्ञानी हो जाता था। अब आज हम जानते हैं कि ये मशीन बता सकती है, ये सिर्फ गणित का हिसाब है, इसमें कोई ज्योतिष और कोई प्रोफेसी और कोई बड़े भारी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर बता सकता है, और 1 साल का नहीं, आने वाले करोड़ों साल का बता सकता है कि कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर यह भी बता सकता है कि सूरज कब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारा हिसाब है। वो जितनी गर्मी फेंक रहा है उससे उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही है, उसमें कितना गर्मी का भंडार है, वो इतने 1000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, ये एक मशीन बता देगी। लेकिन ये अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए हैं। आज से 1000 साल पहले ये बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगले साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद पर ग्रहण हो जाएगा। तो जब साल भर बाद ग्रहण हो जाता था तो हमें मानना पड़ता था कि आदमी अलौकिक है। अभी तो चमत्कार घट रहे हैं कि कोई आदमी ताबीज निकाल देता है, किसी आदमी की तस्वीर से राख गिर जाती है, कोई पर्चा निकाल देता है। ये सब चौथे शरीर के लिए बड़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा भारी चमत्कार है। ये सारी बात ऐसी है जैसे कि एक झाड़ के नीचे तुम खड़े हो और मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ, तुम झाड़ के नीचे बैठे हो, हम दोनों में बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी, तुम कहते हो बड़े चमत्कार की बातें कह रहे हो, बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? मैं नहीं मान सकता। लेकिन घंटे भर बाद बैलगाड़ी आ जाती है और तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं कि गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूँ, आप बड़े भविष्यवक्ता हैं। लेकिन फर्क कुल इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ पर बैठा हूँ, जहाँ से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई। भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वर्तमान की ही बात कह रहा हूँ, लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है, क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूँ। आपके लिए घंटे भर बाद वो वर्तमान बनेगा, मेरे लिए अभी वर्तमान हो गया। तो जितने गहरे शरीर पर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, उतना ही पीछे के शरीरों के लिए चमत्कृत हो जाएगा और उसकी सब चीजें चमत्कार मालूम पड़ने लगेगी। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हमारे पास कोई उपाय नहीं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि उस चौथे शरीर के नियम का हमें कोई पता नहीं। इसलिए दुनिया में जादू चलता है, चमत्कार घटित होते हैं, ये सब चौथे शरीर के थोड़े से विकास से है। इसलिए दुनिया से अगर चमत्कार खत्म करने हों तो लोगों को समझाने से खत्म नहीं होंगे। चमत्कार खत्म करने हों तो जैसे हम तीसरे शरीर की शिक्षा देकर प्रत्येक व्यक्ति को गणित और भाषा समझने के योग्य बना देते हैं, उसी तरह हमें चौथे शरीर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की चीजों के योग्य बना देना होगा। तब दुनिया से चमत्कार मिटेंगे, उसके पहले नहीं मिट सकते। कोई न कोई आदमी इसका फायदा लेता रहेगा। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित हो जाना चाहिए, यानी 7 वर्ष फिर और, लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग इसको विकसित कर पाते हैं। आज इतना ही। अब अगले भाग में हम 5वें आत्म शरीर की बात करेंगे।
अब एक आदमी अपने शरीर के बाहर गया है या नहीं, वो सपना भी देख सकता है अपने शरीर के बाहर जाने का, जा भी सकता है, और उसके अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गवाह नहीं होगा। इसलिए धोखे में पड़ जाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि दुनिया जो शुरू होती है इस शरीर से, वो सब्जेक्टिव है। इसके पहले की दुनिया ऑब्जेक्टिव है। अगर मेरे हाथ में रुपया है तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, 50 लोग देख सकते हैं। ये कॉमन रियलिटी है जिसमें हम सब सहभागी हो सकते हैं और जांच हो सकती है रुपया है या नहीं है। लेकिन मेरे विचारों की दुनिया में आप सहभागी नहीं हो सकते। मैं आपके विचारों की दुनिया में सहभागी नहीं हो सकता। वो निजी दुनिया शुरू हो गई। जहाँ से निजी दुनिया शुरू होती है वहाँ से खतरा शुरू होता है, क्योंकि किसी चीज की वैलिडिटी, किसी चीज की सच्चाई के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। इसलिए असली जो डिसेप्शन का जो जगत है वो चौथे शरीर से शुरू होता है। उसके पहले के सब डिसेप्शन पकड़े जा सकते हैं, उसके पहले के सब धोखे पकड़े जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चौथे शरीर में जो धोखा दे रहा है वो जरूरी रूप से जान कर दे रहा हो। बड़ा खतरा ये है, वो अनजाने दे सकता है, खुद को दे सकता है, दूसरों को दे सकता है, उसे कुछ पता ना हो, क्योंकि चीजें इतनी बारीक और निजी हो गई हैं कि उसके खुद के पास भी कोई कसौटी नहीं है कि वो जाकर जांच करे कि सच में जो हो रहा है वो हो रहा है कि वो कल्पना कर रहा है। तो ये जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमनेशन हुई है। यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, बिचेज कहकर, डाकिनी कहकर, क्योंकि उनके पास ये चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर के कारण, क्योंकि वे कुछ सीक्रेट्स जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वो जान सकते थे। आपके घर में कहाँ क्या रखा है ये उन्हें घर के बाहर से पता हो सकता था। तो सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है जहाँ की कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बारगी हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की कि चौथे शरीर पर खतरे हैं। खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल जरूरी थी कि वहां भी हम रास्ते खोज सकते थे जांचने के। और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बढ़ी है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। जैसे कुछ चीजों के रास्ते अभी खोजे गए हैं। कल ही मैं देख रहा था, अभी तक ये पक्का नहीं हो पाया था कि जानवर सपने देखते हैं, क्योंकि जब तक जानवर कहें ना तब तक कैसे पता चलेगा। हमारा भी पता इसलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपना देखा। क्योंकि जानवर नहीं कह सकता तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर बरसों मेहनत की ये जांचने के लिए कि वे सपने देखते हैं या नहीं। अब सपना बहुत निजी है, चौथी बॉडी की बात है, बहुत निजी बात है, पर उसने जांच की जो व्यवस्था की है वो समझने जैसी है। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की पर्दे पर, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो गई, नीचे से बंदर को शॉक देने शुरू किए बिजली के, और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी है जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शॉक लगे तो बटन बंद कर दे, तो शॉक लगना बंद हो जाएगा। फिल्म शुरू हो और शॉक लगे और वो बटन बंद करे। ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर उस कुर्सी पर उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शॉक न लग जाए।
नींद से उसको घबराहट हुई क्योंकि वो सपना और पर्दे पर फिल्म एक ही चीज है उसके लिए। उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने पर ख्याल में आया कि उसको जब भी सपना चलता है तब वो बटन दबा देता है फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया के बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए हैं और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ है वो सच है या गलत, वो मिथ्या है या सही। जिस कुंडलिनी का तुमने चौथे शरीर पर अनुभव किया वो वास्तविक है या झूठ। सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियां भी हैं और ट्रू साइकिक स्थितियां भी हैं। यानी जब मैं कहता हूं कि वो मनस की ही बात है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि झूठ हो गई। मनस में भी झूठ हो सकती है और मनस में भी सही हो सकती है। तुमने एक सपना देखा रात। ये सपना एक सत्य है क्योंकि ये घटा, लेकिन सुबह उठकर तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो तुमने देखा ही नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा। तब ये झूठ है। एक आदमी सुबह उठकर कहता है कि मैं सपना देखता ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वह सपने नहीं देखते। वह सपने देखते हैं क्योंकि सपने जांचने के अब बहुत उपाय हैं जिनसे पता चलता है कि वह रात भर सपने देखते हैं, लेकिन सुबह वह कहते हैं कि हमने सपने देखे ही नहीं। तो वे जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है, असल में उनको स्मृति नहीं बचती सपने की। इससे उल्टा भी हो रहा है। जो सपना तुमने कभी देखा नहीं उसकी भी तुम सुबह कल्पना कर सकते हो कि तुमने देखा, वो झूठ होगा। सपना कहने से ही कुछ झूठ नहीं हो जाता। सपने के अपने यथार्थ हैं। झूठ सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी हो सकता है। मेरा मतलब समझे? सच्चे का मतलब यह है कि जो हुआ है सच में जो हुआ है, और ठीक ठीक सपने को तुम बता ही नहीं पाते। सुबह मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने को ठीक ठीक रिपोर्ट कर सके। इसलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकता था उसकी बड़ी कीमत हो जाती थी। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की। बड़ी कठिनाई तो यह है कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है और जब याद करते हो तब उल्टा होता है। फिल्म की तरह जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं, पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं नींद में तो जो घटता है पहले वो स्मृति में सबसे बाद में घटता है, क्योंकि वो सबसे पीछे दबी रह गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। ये ऐसे उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करे और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वो डगमगा जाए। इसलिए थोड़ी दूर ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। उसे याद रखना और उसको ठीक से रिपोर्ट कर देना बड़ी कला की बात है। इसलिए हम आम तौर से गलत रिपोर्ट करते हैं। जो हमें नहीं हुआ होता है वो रिपोर्ट करते हैं। उसमें बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है। ये जो चौथा शरीर है सपना इसकी ही घटना है। इस चौथे शरीर की और भी बड़ी संभावनाएं हैं। जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वो इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना। और सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने की बहुत संभावना है और साधक के भटक जाने की बड़ी संभावना है। अगर वास्तव में भी तुम चले गए तब भी उसका अध्यात्म में कोई मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलिनी साइकिक है तो मेरा मतलब ये था कि वो इस चौथे शरीर की घटना है। वस्तुतः इसलिए फिजियोलॉजिस्ट तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडलिनी नहीं पाएगा।
तो तुम सारी दुनिया के सर्जन डॉक्टर कहेंगे कि कहाँ की फजूल की बातें कर रहे हो। कुंडलिनी जैसी कोई चीज इस शरीर में है ही नहीं। तुम्हारे चक्र इस शरीर में कहीं भी नहीं है। वो चौथे शरीर की व्यवस्था है। वो चौथा शरीर लेकिन सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यही शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसे कि हम 7 कागज रख लें और एक आलपिन 7 कागज में डाल दें और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो जाए, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहाँ छेद हैं उसमें कॉरस्पॉन्डेंट करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है। छेद तो नहीं है, इसलिए पहले कागज की जांच पर वो छेद नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कागज पर कॉरस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है जिसको अगर हाथ रखा जाए तो वो तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है, कुंडलिनी है, जो बात है वो इस शरीर की नहीं है। वो इस शरीर में सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग बिंदुओं की है, और इसलिए कोई शरीर शास्त्री इनकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वहां कोई कुंडलिनी नहीं मिलती, कोई चक्र नहीं मिलता, वो किसी और शरीर पर है। लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है। तो कुंडलिनी जो है वो चौथे शरीर की घटना है, इसलिए मैंने कहा कि साइकिक है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये साइकिक होना या मानसिक होना भी 2 तरह का हो सकता है, गलत और सही, तो मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी। गलत तब होगा जब तुमने कल्पना की, क्योंकि कल्पना भी चौथे शरीर की ही स्थिति है। जानवर कल्पना नहीं कर पाते, तो जानवर का अतीत थोड़ा बहुत होता है, भविष्य बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जानवर निश्चिंत है, क्योंकि चिंता सब भविष्य के बोझ से पैदा होती है। जानवर रोज अपने आसपास किसी को मरते देखते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं कर पाते कि मैं भी मरूंगा। इसलिए मृत्यु का कोई भय नहीं जानवर को। आदमी में बहुत आदमी हैं जिनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। उनको भी ख्याल आता है कोई और मरता है, मैं मरूंगा इसका ख्याल नहीं आता। उसका कारण सिर्फ ये है कि चौथे शरीर में कल्पना जितनी विस्तीर्ण होनी चाहिए दूर तक, वो नहीं हो रही। अब इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना भी सही होती है और मिथ्या होती है। सही का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी संभावना दूर तक देखने की है, जो अभी नहीं है उसको देखने की संभावना कल्पना की बात है। लेकिन जो होगा ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको भी मान लेना कि हो गया और है, वो मिथ्या कल्पना होगी। तो कल्पना का अगर ठीक उपयोग हो तो विज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। प्राथमिक रूप से हजारों साल से आदमी सोचता है कि आकाश में उड़ेंगे। जिस आदमी ने ये सोचा है आकाश में उड़ेंगे, बड़ा कल्पनाशील रहा होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने ये ना सोचा होता तो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। हजारों लोगों ने कल्पना की है और सोचा है कि हवाई जहाज में उड़ेंगे, इसकी संभावना को जाहिर किया है। फिर धीरे धीरे संभावना प्रकट होती चली गई, खोज हो गई और बात हो गई। फिर हम सोच रहे हैं हजारों वर्षों से कि चांद पर पहुंचेंगे। वो कल्पना थी, उस कल्पना को जगह मिल गई, लेकिन वो कल्पना ऑथेंटिक थी, यानी वो कल्पना मिथ्या के मार्ग पर नहीं थी। वो कल्पना भी उस सत्य के मार्ग पर थी जो कल आविष्कृत हो सकता है। तो वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, एक पागल भी कल्पना कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि पागलपन भी कल्पना है और विज्ञान भी कल्पना है, तो तुम ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज है। पागल भी कल्पना कर रहा है, लेकिन वो ऐसी कल्पनाएं कर रहा है जिनका वस्तु जगत से कभी कोई तालमेल नहीं है, ना हो सकता है। वैज्ञानिक भी कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसी कल्पना कर रहा है जो वस्तु जगत से तालमेल रखती है, और अगर कहीं तालमेल नहीं रखती है तो तालमेल होने की संभावना है पूरी की पूरी। तो इस चौथे शरीर की जो भी संभावनाएं हैं उनमें सदा डर है कि हम कहीं भी चूक जाएं और मिथ्या का जगत शुरू हो जाता है।
तो इसलिए इस चौथे शरीर में जाने के पहले सदा अच्छा है कि हम कोई अपेक्षाएं लेकर न जाएं, क्योंकि वो चौथा शरीर मनस शरीर है। जैसे कि मुझे अगर इस मकान से नीचे उतरना है वस्तुतः तो मुझे सीढ़ियां खोजनी पड़ेंगी, लिफ्ट खोजनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अगर विचार में उतरना है तो लिफ्ट और सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठकर उतर जाऊंगा। तो विचार और कल्पना में खतरा ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ विचार करना पड़ता है, कोई भी उतर सकता है। और अगर अपेक्षाएं लेकर कोई गया तो जो अपेक्षाएं लेकर जाता है उन्हीं में उतर जाएगा, क्योंकि मन कहेगा कि ठीक है कुंडलिनी जगानी है, ये जाग गई, और तुम कल्पना करने लगोगे कि जाग रही है जाग रही है जाग रही है, और तुम्हारा मन कहेगा कि बिल्कुल ठीक जाग रही है, और बात खत्म हो गई। कुंडलिनी उपलब्ध हो गई, चक्र खुल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इसको जांचने की कोई कसौटी है, और वो कसौटी ये है कि प्रत्येक चक्र के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन की तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तन वस्तु जगत का हिस्सा है। जैसे कुंडलिनी जागे तो शराब नहीं पी जा सकती, असंभव है, क्योंकि वो जो मनस शरीर है वो सबसे पहले शराब से प्रभावित होता है, वो बहुत डेलिकेट है। इसलिए बड़े हैरानी की बात है, अगर स्त्री शराब पी ले और पुरुष शराब पी ले तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना स्त्री शराब पीकर खतरनाक हो जाती है। उसका मनस शरीर और भी ज्यादा डेलिकेट है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री को शराब पिलाई जाए तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितना कि स्त्री। स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध होगी शराब पीकर जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी है जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके बस के बाहर हो जाती है। इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी है, पुरुषों की बजाय ज्यादा। इस मामले में उन्होंने समानता का दावा अब तक नहीं किया है, लेकिन अब वे कर रहे हैं। वो खतरनाक होगा। जिस दिन भी वे इस मामले में समानता का दावा करेंगी उस दिन पुरुष के नशे करने से जो नुकसान नहीं हुआ है वो स्त्री के नशे करने से होगा। ये जो चौथा शरीर है इसमें सच में ही कुंडलिनी जगी है, ये तुम्हारे कहने और अनुभव करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा। वो तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व है उससे तय हो जाएगा कि वो घटना घटी है या नहीं घटी है, क्योंकि उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि आचरण जो है वो कसौटी है, साधना नहीं है। भीतर कुछ घटा है उसकी कसौटी है, और प्रत्येक प्रयोग के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से घटना शुरू होंगी। जैसे चौथे शरीर की शक्ति के जगने के बाद किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है और उसमें रस है तो जानना चाहिए कि किसी मिथ्या कुंडलिनी के ख्याल में पड़ गए, वो संभव नहीं है। जैसे कुंडलिनी जागने के बाद हिंसा करने की वृत्ति सब तरफ से विदा हो जाएगी। हिंसा करना ही नहीं, हिंसा करने की वृत्ति, क्योंकि हिंसा करने की जो वृत्ति है, हिंसा करने का जो भाव है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो भावना और कामना है, वो तभी तक हो सकती है जब तक कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागी है। जिस दिन वो जागती है उसी दिन से तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ता कि उसको तुम नुकसान पहुंचा सको। उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब तुम्हें हिंसा रोकनी नहीं पड़ेगी, तुम हिंसा नहीं कर पाओगे। और अगर तब भी रोकनी पड़ रही हो तो जानना कि अभी वो जगी नहीं है। अगर तुम्हें अब भी संयम रखना पड़ता हो हिंसा पर तो समझना चाहिए कि अभी कुंडलिनी जगी नहीं है। अगर आंख खुल जाने पर भी तुम लकड़ी से टटोल कर चलते हो तो समझ लेना चाहिए कि आंख नहीं खुली। भला तुम कितना ही कहते हो कि आंख खुल गई है, क्योंकि तुम अभी लकड़ी नहीं छोड़ते और तुम टटोलना अभी जारी रखे हो। टटोलना भी बंद नहीं करते तो साफ समझा जा सकता है कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारी आंख खुली है कि नहीं खुली, लेकिन तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारा टटोलना और डर कर तुम्हारा चलना
बताता है कि आंख अभी खुली नहीं है, तो चरित्र में आमूल परिवर्तन होगा और सारे नियम जो कहे गए हैं महाव्रत वह सहज हो जाएंगे। तो समझना कि सच में ही ऑथेंटिक है, साइकिक ही है लेकिन ऑथेंटिक है। और अब आगे जा सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिक से आगे जा सकते हो। अगर झूठी है तो आगे नहीं जा सकते। और चौथा शरीर मुकाम नहीं है, अभी और भी शरीर है। तो मैंने कहा कि चौथा शरीर कम लोगों का विकसित होता है, इसलिए दुनिया में मिरेकल हो रहे हैं। अगर चौथा शरीर हम सबका विकसित हो तो दुनिया में चमत्कार तत्काल बंद हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि 14 साल तक हमारा शरीर विकसित हो और हमारी बुद्धि विकसित ना हो पाए। तो एक आदमी जो हिसाब किताब लगा सकता हो, बुद्धि से गणित का हिसाब कर सकता हो, वो चमत्कार मालूम होगा। ऐसा था आज से 1000 साल पहले, जब कोई कह देता था कि फला दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो बड़ी चमत्कार की बात मानी जाती थी, वो परम ज्ञानी हो जाता था। अब आज हम जानते हैं कि ये मशीन बता सकती है, ये सिर्फ गणित का हिसाब है, इसमें कोई ज्योतिष और कोई प्रोफेसी और कोई बड़े भारी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर बता सकता है, और 1 साल का नहीं, आने वाले करोड़ों साल का बता सकता है कि कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर यह भी बता सकता है कि सूरज कब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारा हिसाब है। वो जितनी गर्मी फेंक रहा है उससे उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही है, उसमें कितना गर्मी का भंडार है, वो इतने 1000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, ये एक मशीन बता देगी। लेकिन ये अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए हैं। आज से 1000 साल पहले ये बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगले साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद पर ग्रहण हो जाएगा। तो जब साल भर बाद ग्रहण हो जाता था तो हमें मानना पड़ता था कि आदमी अलौकिक है। अभी तो चमत्कार घट रहे हैं कि कोई आदमी ताबीज निकाल देता है, किसी आदमी की तस्वीर से राख गिर जाती है, कोई पर्चा निकाल देता है। ये सब चौथे शरीर के लिए बड़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा भारी चमत्कार है। ये सारी बात ऐसी है जैसे कि एक झाड़ के नीचे तुम खड़े हो और मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी। वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ, तुम झाड़ के नीचे बैठे हो, हम दोनों में बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी, तुम कहते हो बड़े चमत्कार की बातें कह रहे हो, बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? मैं नहीं मान सकता। लेकिन घंटे भर बाद बैलगाड़ी आ जाती है और तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं कि गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूँ, आप बड़े भविष्यवक्ता हैं। लेकिन फर्क कुल इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ पर बैठा हूँ, जहाँ से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई। भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी वर्तमान की ही बात कह रहा हूँ, लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है, क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूँ। आपके लिए घंटे भर बाद वो वर्तमान बनेगा, मेरे लिए अभी वर्तमान हो गया। तो जितने गहरे शरीर पर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उतना ही पीछे के शरीरों के लिए चमत्कृत हो जाएगा और उसकी सब चीजें चमत्कार मालूम पड़ने लगेगी। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हमारे पास कोई उपाय नहीं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि उस चौथे शरीर के नियम का हमें कोई पता नहीं। इसलिए दुनिया में जादू चलता है, चमत्कार घटित होते हैं। ये सब चौथे शरीर के थोड़े से विकास से है। इसलिए दुनिया से अगर चमत्कार खत्म करने हों तो लोगों को समझाने से खत्म नहीं होंगे। चमत्कार खत्म करने हों तो जैसे हम तीसरे शरीर की शिक्षा देकर प्रत्येक व्यक्ति को गणित और भाषा समझने के योग्य बना देते हैं, उसी तरह हमें चौथे शरीर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की चीजों के योग्य बना देना होगा। तब दुनिया से चमत्कार मिटेंगे, उसके पहले नहीं मिट सकते। कोई न कोई आदमी इसका फायदा लेता रहेगा। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित हो जाना चाहिए, यानी 7 वर्ष फिर और, लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग इसको विकसित कर पाते हैं। आज इतना ही। अब अगले भाग में हम 5वें आत्म शरीर की बात करेंगे।